सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 30 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर होगा लुकास फिलिप। तो लुकास फिलिप को अभी इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात के अहमद नासर अल रईसी की जगह ली है। तो इतना सा आपको याद रखना है, इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट बन गए लुकास फिलिप जो फ्रांस से हैं। बाकी ऑप्शन से आप देख सकते हो। अभी क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला हेड बनी है, ये जिम्बाब्वे से हैं। और शेरली बॉचवे कॉमनवेल्थ नेशंस की राष्ट्रमंडल देशों की सेक्रेटरी जनरल बनी, वो घाना देश से हैं। और खुनयिंग पटामा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अभी नई हेड बनी है, दूसरी महिला प्रेसिडेंट है, इस पद पर आने वाली दूसरी महिला है ये। बाकी इंटरपोल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इंटरपोल के बारे में जानते हैं। तो इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 7 सितंबर 1923 और इसीलिए 7 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है और हमने कहा अभी नए प्रेसिडेंट बन गए लुकास फिलिप, उनका नाम है। इसका मोटो होता है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। इसमें मेंबर कंट्रीज की बात करोगे 196 है, 196 नंबर का बना था पलाऊ। और 2024 में जो उसकी 92 नंबर की बैठक हुई थी वो ग्लासगो यूके में हुई। और फिर उसके बाद इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली यूएई ने। और अभी आपको याद है ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहली बार इंटरपोल के जरिए पर्पल नोटिस जारी करवाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। तो आंसर होगा श्रीलंका। एक्चुअली में अभी एक दितवाह नाम का साइक्लोन अभी श्रीलंका से टकराया और उसने वहां पे काफी भारी तबाही मचाई है, जिसके कारण श्रीलंका में लगभग 123 लोगों की जान चली गई। और भारत ने अभी इसी साइक्लोन के कारण हुई तबाही में मदद करने के लिए, अभी मानवीय सहायता देने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, सागर बंधु उसका नाम है, ऑपरेशन सागर बंधु। और वैसे ये जो साइक्लोन दितवा है ये अब श्रीलंका में तबाही मचा करके भारत की ओर बढ़ गया है और आज 30 नवंबर को ये भारत के जो साउथ में जो तटीय राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनसे टकराएगा। वहां पे इसके कारण भारी बारिश होगी। अच्छा, ये जो तूफान है दितवाह, इसका नाम किसने रखा? नामकरण किया था यमन देश ने, जिसका मतलब होता है लगून। तो याद रखना, इस तूफान के कारण जो श्रीलंका में बर्बादी हुई, तबाही हुई, तो वहां पे मदद के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। बाकी श्रीलंका में आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और इसी तरह के ऑपरेशन हम देखते हैं, जैसे कि ऑपरेशन करुणा चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए हमने चलाया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मदद करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में फिर से मिलाने के लिए 1948 में चलाया था। एक ये देखो ऑपरेशन राहत यमन युद्ध गृह में भारतीयों और दूसरे देशों के नागरिकों को यमन से बचाने के लिए और वापस लाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन अजय इसराइल से अपने नागरिकों को वापस निकालने के लिए चलाया था। उसके अलावा ऑपरेशन इंद्रावती याद रखना, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए हमने चलाया था। और ऑपरेशन ब्रह्मा याद रखो, म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए। एक बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए चलाया था, ऑपरेशन डेविल हंट उसका नाम है। और ऑपरेशन सिंदूर आप जानते ही हो, पाकिस्तान पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया था हमने। अच्छा, ये ईरान वाला भी याद रखना, एक ऑपरेशन सिंधु इसका नाम है, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए हमने ये ऑपरेशन चलाया था। बाकी बात हमारे प्रश्न में श्रीलंका की हो रही है, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो श्रीलंका की 2 कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल कोलंबो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी, प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार देशनायक है और प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूर्या। श्रीलंका के साथ मैत्री शक्ति अभ्यास करते हैं, स्लाइनेक्स अभ्यास करते हैं, दोस्ती एक्सरसाइज भी करते हैं, जिसमें भारत श्रीलंका के साथ मालदीव भी होता है। और भारत और श्रीलंका के बीच में ये आप देखोगे यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य है, पाक स्ट्रेट इसको बोलते हैं। अच्छा, अभी श्रीलंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान दिया था, उसको क्या कहते हैं? मित्र विभूषण कहते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति का भी अनावरण कहां पर किया। तो आंसर होगा इसका गोवा में।
तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भगवान श्री राम जी की सबसे ऊंची मूर्ति का भी अनावरण किया है। इस मूर्ति की ऊंचाई की बात करोगे 77 फुट इसकी ऊंचाई है और ये कांस्य यानी कि ब्रोंज की बनी हुई है। और इसके वास्तुकार हैं रामवी सुतार। ये वही रामवी सुतार हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी गुजरात में, वही है रामवी सुतार। और इस मूर्ति के उद्घाटन के साथ, इसके अनावरण के साथ उन्होंने गोवा में ही रामायण थीम पार्क गार्डन का भी उद्घाटन किया। और गोवा से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक भी गए थे। तो कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में 1 लाख भक्तों के साथ लक्ष्य कंठ गीता पाठ में उन्होंने हिस्सा लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और स्टैच्यू से संबंधित कल मैंने आपको प्रश्न रिवाइज कराए थे, आज मैं आपको गोवा लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में गोवा, क्योंकि यहीं पे श्री राम जी की स्टैचू का उन्होंने अनावरण किया। तो गोवा की कैपिटल पणजी होती है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी। मुख्यमंत्री हो गए प्रमोद सावंत, गवर्नर है अशोक गजपति राजू। गोवा मुक्ति दिवस लिबरेशन डे होता है 19 दिसंबर को। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न पड़े यहाँ से। तो पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज ये कहाँ पर लॉन्च हुआ था? गोवा में। आप बताओ इस जहाज का नाम क्या है? और 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन गोवा में हुआ। और पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना था गोवा, पहला मिजोरम था। और गोवा के ओजो फैनी को जीआई टैग दिया गया। राजभवन अन्न धन योजना शुरू होती है। भारत की पहली आरओ फेरी सेवा कहाँ पर शुरू हुई? गोवा में। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में हुआ था, गोवा में ही हुआ था। और आप मुझे बताओ अभी इसको किसने जीता है? उनका नाम क्या है? वो उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं, नाम क्या है उनका ये बताओ। और ये हमने देख ही लिया, 5वां आसियान भारत युवा समिट और 10वां आयुर्वेद दिवस की मेजबानी की थी गोवा ने। और आपको बताइए, अब से हम आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मना रहे हैं। थीम थी आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। महाजय घर योजना ये शुरू हुई गोवा में। तीसरा इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल का आयोजन भी हुआ गोवा के पणजी में। भारत का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र गोवा में स्थापित किया गया, इसका नाम प्रयास है। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य ये आपका गोवा है। ठीक है, तो गोवा से सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को रोकने के लिए किस पहाड़ी की नई परिभाषा को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा अरावली पर्वत। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने खनन को रोकने के लिए अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी दी है, जिसके अनुसार 100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाली कोई भी भू आकृतिक यानी कि लैंडफॉर्म होगी तो उसको अरावली का ही हिस्सा माना जाएगा। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला में अवैध खनन को रोकना और पर्यावरण की रक्षा करना। अरावली की बात करें तो इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। दिल्ली में रायसीना हिल्स जो कहते हैं वहां तक है। टोटल अगर लंबाई की बात करोगे तो किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो आपको मिलेगी माउंट आबू राजस्थान में। अच्छा, अरावली के पहाड़ों की क्या अहमियत है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया? तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि ये पहाड़ियां ही गंगा के मैदानों को, या यूं कह दूं कि इस पहाड़ियों के पूर्वी तरफ के जो मैदान है उनको रेगिस्तान बनने से रोकने में एकमात्र रुकावट यही है अरावली की पहाड़ियां। वरना रेगिस्तान का विस्तार होते होते ये पूरी जगह पे फैल जाए। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केरल के पेरियार, बेकल, वर्कला और कई भारतीय नामों को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस ग्रह के मैप में शामिल किया है? तो आंसर होगा मंगल यानी कि मार्स। तो अभी अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मार्स ग्रह यानी कि मंगल ग्रह का एक नया मैप जारी किया, जिसमें 6 नए नाम जोड़े गए। और इनमें से 5 नाम तो केरल से ही हैं। कौन कौन से? पेरियार, बेकल, वर्कला, थुम्बा और वलियामला। तो इन नामों से मंगल पर 5 क्रेटर कह दूं या घाटियां कह दूं, इनके नाम इन्हीं के नाम पे रखे गए। और इन नामों के अलावा हमारे एक फेमस जियोलॉजिस्ट हैं, भूवैज्ञानिक हैं, MS कृष्णन, उनके नाम पर भी एक पुराने क्रेटर और एक मैदान का नाम रखा गया है। किनके नाम पे याद रखना? MS कृष्णन के नाम पे। MS कृष्णन आप कह दो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। उन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है 1970 में। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष रहे थे। MS कृष्णन इनका नाम है।
तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट रहेगा, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। बाकी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना होती है 1919 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस और प्रेसिडेंट है विली बेंच जो स्विट्जरलैंड से है। आपको याद दिला दूं, पिछले साल भी 2024 में भी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह का, एक एस्टेरॉइड का नाम एक भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर है जयंत मूर्ति, उन्हीं के नाम पे रखा था। तो इसी तरह का प्रश्न था, मैंने आपको याद दिला दिया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखें उससे पहले एक काम करता हूँ। मंगल ग्रह के लिए ये सब हुआ ना, मंगल का नया नक्शा जारी हुआ, वहाँ पे कुछ क्रेटर्स के, कुछ मैदानों के नाम रखे गए भारतीय स्थानों के या भारतीय व्यक्ति के नाम पे। तो इसी तरह से मंगल से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी नासा ने मंगल के लिए, मंगल याद रखना, मार्स की हम बात कर रहे हैं, नासा ने मंगल के लिए चेपिया मिशन या चेपिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों के नाम क्या है? फोबोस और डिमोस हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी खोजा गया था, उसका नाम है नॉक्टिस। मंगल ग्रह पर 3 गड्ढों के नाम भारतीयों के नाम पे रखे थे, देवेंद्र लाल उत्तर प्रदेश के मुरसन शहर और बिहार के हिल्सा शहर का नाम पे, ये भी हमने पढ़ा था। और नासा ने मंगल पर एक हेलीकॉप्टर उड़ाया था जिसका नाम इंजेन्यूटी है। और नासा ने पहली बार मंगल ग्रह पर एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की थी। नासा ने मंगल पर सल्फर मिलने की घोषणा की थी। नासा के मार्स क्यूरियोसिटी रोवर ने सल्फर की ये खोज की थी वहां पर। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न मंगल से संबंधित हमने पढ़े थे, मैंने आपको एक साथ रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पर है भारत। एशिया पावर इंडेक्स 2025 की हम बात कर रहे हैं। इसको जारी किया ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने, और इसके अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस पावर बन गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पे चाइना हो गया, तीसरे पे हो गया भारत। और इसमें स्कोर की अगर बात करेंगे तो भारत का स्कोर है 40 100 में से। इसमें हमने, आप कह सकते हो कि जापान को पीछे छोड़ दिया और तीसरे स्थान पे आ गए। टोटल 27 देशों में ये रैंकिंग दी गई है। और इस इंडेक्स में बताया गया कि भारत निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तेजी से आकर्षक देश बन रहा है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा विदेशी निवेश ये भारत में आता है, और इस मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, ऐसा इस इंडेक्स में बताया गया है। तो एशिया पावर इंडेक्स के मामले में तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत है। इसी तरह के कुछ और इंडेक्सेस में आपको रिवाइज कराऊं तो ग्लोबल विंडर रिपोर्ट 2025 में भारत चौथे स्थान पर रहा, टॉप पर चाइना है। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट डेप्ट टू जीडीपी रेशो, इसमें टॉप पे सूडान है, भारत 31 पे है। और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 नंबर पर है और आइसलैंड टॉप पर है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत है 10वें स्थान पे। पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है और चौथे पे डेनमार्क है। अच्छा, अभी इसकी लेटेस्ट इंडेक्स भी आ गया है, 2026 के लिए इंडेक्स आया था। उसमें बताओ भारत की रैंक क्या है? उसमें भी पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है, लेकिन भारत की रैंक चेंज हो गई है। आपको भारत की रैंक बतानी है लेटेस्ट। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया, उसमें भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, भारत की रैंक है 71, टॉप पर स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, टॉप पर है डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। यूनाइटेड नेशन ने अभी वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट जारी की, उसमें भारत की रैंक है 170, टॉप पर निकारागुआ। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 में टॉप पर चंडीगढ़ है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। तो ये सारे इंडेक्सेस भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में इंडियन वुमेन्स बॉक्सिंग टीम के नए अभी कोच बन गए हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सेंटियागो निवा। तो अभी सेंटियागो निवा को इंडियन बॉक्सिंग टीम का नया कोच बनाया गया है। आपको बता दूं, इससे पहले 2017 से लेकर 2022 तक वे हमारी मेंस टीम के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर रह चुके हैं, और अब ये इंडियन वुमेन्स बॉक्सिंग टीम के कोच बन गए हैं। और इनका जन्म तो अर्जेंटीना में हुआ है, लेकिन ये स्वीडन के पूर्व बॉक्सर रह चुके हैं। नाम है सेंटियागो नीवा। बाकी अगर ऑप्शंस में आप देखोगे तो ये नाम है एनालेना बेरबॉक। यह भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र की अध्यक्ष बनी थी, जर्मनी से हैं। और शेख नासर अल नोवेसी यूएई से हैं। वर्ल्ड टूरिज्म
ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल बने। और खालिद अल एनानी ये इजिप्ट से बिलोंग करते हैं, यूनेस्को के अभी नए प्रेसिडेंट बने थे, नए डायरेक्टर जनरल आप कह सकते हो। ये कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था। बाकी बॉक्सिंग से आपको याद आएगा, अभी जो पहला एडिशन हुआ था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का, लिवरपूल इंग्लैंड में अभी हो चुका है, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर कजाकिस्तान है, फिर उज्बेकिस्तान और फिर तीसरे पे इंडिया रहा था। इसका जो अगला एडिशन है 2027 में होगा, अस्ताना कजाकिस्तान में। अभी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने थे लगातार तीसरी बार बने अजय सिंह। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में ड्रग पेडलर्स के विरुद्ध ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस किसने चलाया? तो आंसर होगा दिल्ली। ये कहाँ पे चलाया गया? अभी दिल्ली। तो अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के ड्रग पेडलर्स यानी कि ड्रग्स की सप्लाई करने वालों के खिलाफ अभी ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस के तहत अभी दिल्ली के एक घर में 328 किलोग्राम ड्रग्स को जब्त किया है। कौन सा ड्रग्स है वो? मेथाम्फेटामाइन नाम का एक ड्रग है, उसको जब्त किया है, जिसकी मार्केट वैल्यू या कीमत है बाजार में 262 करोड़ रुपए की। तो कौन सा ऑपरेशन चला करके या किस ऑपरेशन के तहत उन्होंने इसे अंजाम दिया? तो ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस उसका नाम है, मतलब उस ऑपरेशन का नाम है क्रिस्टल फोर्टेस। आपको याद होगा कुछ समय पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ही मेडमैक्स नाम से एक ऑपरेशन भी शुरू किया था, अवैध फार्मास्यूटिकल ड्रग व्यापार को रोकने के लिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना होती है 1986 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और डायरेक्टर जनरल है अनुराग गर्ग उनका नाम है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में लंदन में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये एक भारतीय रम है, रम। तो एक भारतीय रम है जिसका नाम है केमिकारा, जिसने अभी लंदन में स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में ग्लोबल रम ब्रांड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, और इस तरह से वैश्विक खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय रम बन गई है। इसकी खासियत बताई गई कि ये ताजे गन्ने के रस से बनी होती है, इसमें चीनी का या किसी तरह के रंगों का इस्तेमाल नहीं होता है, और यही इसकी खासियत है, ऐसा बताया गया। नाम है केमिकारा, और इसी ने 2025 में ग्लोबल रम ब्रांड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। कहाँ पे? लंदन में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी अमेरिकी रूसी क्रू है जो 8 महीनों के मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अभी रवाना हुआ। कहाँ से रवाना हुआ? तो आंसर होगा यहाँ पे कजाकिस्तान से। तो अभी एक अमेरिकी और 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, अभी 27 नवंबर 2025 को सोयूज MS-28 अंतरिक्ष यान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ये रवाना हुए, और इनके मिशन की अवधि रहेगी 8 महीना। कौन कौन है? अगर नामों की बात करोगे तो इस मिशन में नासा के एक अंतरिक्ष यात्री है, उनका नाम तो है क्रिस विलियम्स, और जो 2 रशियन अंतरिक्ष यात्री हैं उनके नाम है सर्गेई मिकाएव और सर्गेई कुड स्वेरचकोव। तो ये वहाँ पे वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे और स्टेशन के रख रखाव में मदद करने का काम करेंगे। कहाँ से इनके मिशन को लॉन्च किया गया? कजाकिस्तान में बेकोनूर नामक स्थान है, वहां से। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले भारत के शुभांशु शुक्ला, जो वैसे तो लखनऊ से बिलोंग करते हैं, अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। कौन सा मिशन था उनके लिए? एक्सियोम 4 मिशन था, और वे इस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे, या यूं कह दूं कि राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने थे। अब यहाँ पे कजाकिस्तान की बात हो रही है ना, एक बार आप मैप में देखो, ये यहाँ पर मिलेगा आपको कजाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्री है। कैपिटल अस्ताना होती है, पहले नूर सुल्तान भी हो गई थी, फिर फाइनली वापस अस्ताना हो गई, और कैपिटल तो अस्ताना हो गई, करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। प्रधानमंत्री हैं ओल्जास बेक्टेनोव, और प्रेसिडेंट है कासिम जोमार्ट। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है ये, और बाल्किश लेक भी आपको यहाँ पर मिलेगी, अरल सागर है, और इसकी सीमा कैस्पियन सागर से भी लगती है। कैस्पियन सागर ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, या आप यूं भी कह सकते हो ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी यूनेस्को मुख्यालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? BR अम्बेडकर। फिर पूछा था मंगसिर बगवाल उत्सव ये कहाँ पर मनाया गया? उत्तराखंड में। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारत के लिए सबसे ऊंची रैंक किस शहर ने हासिल की? बंगलुरु।
और वर्ष 2026 के लिए किसे इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा ज्ञानेश कुमार को। और एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का दुग्ध उत्पादन में दुनिया में कौन सा स्थान है? तीसरा। और कुमारी कमला का निधन हो गया, उनका संबंध था भरतनाट्यम से। डीजीपीज और आईजीपीज कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन ये होगा छत्तीसगढ़ में। चर्चा में रही सह्याद्री सिंदूरा किसकी नई किस्म है? रेड राइस की। और सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से किस कक्षा तक के लिए कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया? कक्षा 6 से 8। और आखिरी प्रश्न पूछा कि यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा जकार्ता। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल क्या पूछा था कि 2025-26 डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी को किसने जीता? तो आंसर होगा इसका मणिपुर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।